नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा के अपन 3 पार्ट देख चुके हैं और आज अपन पार्ट 4 देखेंगे। अपन विद्युत धारा के तीसरे पार्ट में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अपन ने फर्स्ट देखा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर यानी कि चालक, अर्धचालक और कुचालक। अपन ने चालक देखा कि जिसका आसानी से इलेक्ट्रॉन का आसानी से फ्लो हो सके यानी कि प्रवाह हो सके, उसको चालक कहते हैं। जैसे अपन ने चालक में देखा सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा। उसके बाद अपन ने देखा सेमीकंडक्टर यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है। सेमीकंडक्टर कहलाते हैं यानी कि अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मनी, आर्सेनिक। उसके बाद अपन ने देखा कुचालक, और कुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य चाहे गर्म करो चाहे कैसे भी कुछ भी विधि के द्वारा उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है, कुचालक कह जाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, मेज, लकड़ी इत्यादि। उसके बाद अपन ने देखा विद्युत धारा का रूपांतरण। विद्युत धारा के रूपांतरण में अपन ने देखा विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र। उसके बाद अपन ने देखा प्रेस। उसके बाद अपन ने हीटर देखा। उसके बाद बल्ब देखा। आज अपन देखेंगे ट्यूबलाइट। तो देखिए अपना अगला टॉपिक है आज का ट्यूबलाइट। दोस्तों, ट्यूबलाइट वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा ट्यूबलाइट वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ट्यूबलाइट में आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है। आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है। यानी कि दोस्तों ट्यूबलाइट में आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है ट्यूबलाइट का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ट्यूबलाइट का फिलामेंट भी टंगस्टन का बना होता है और बल्ब का फिलामेंट भी टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार यह आता है कि ट्यूबलाइट अंदर से सफेद सफेद दिखाई देती है, किस कारण दिखाई देती है, तो दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन में होता है फास्फोरस के कारण। यानी कि दोस्तों ट्यूबलाइट में अंदर जो सफेद सफेद अपन को दिखाई देता है, कहने का मतलब फास्फोरस का लेप होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ट्यूबलाइट में फास्फोरस का लेप होता है, जिसके कारण वो अंदर से सफेद दिखाई देती है। ट्यूबलाइट में फास्फोरस का लेप होता है। फास्फोरस का लेप होता है, जिसके कारण वह अंदर से सफेद दिखाई देती है। अंदर से सफेद दिखाई देती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, ट्यूबलाइट बल्ब से अधिक प्रकाश देती है क्यों? तो दोस्तों कहने का मतलब ट्यूबलाइट बल्ब से अधिक प्रकाश देने का कारण भी फास्फोरस ही है, क्योंकि जिस उसके अंदर फास्फोरस का लेप करने से ट्यूबलाइट बल्ब से अधिक प्रकाश देती है। तो अपन कह सकते हैं ट्यूबलाइट बल्ब से अधिक प्रकाश देती है। ट्यूबलाइट बल्ब से अधिक प्रकाश देती है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट देखा अपन ने ट्यूबलाइट वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। ट्यूबलाइट में फास्फोरस का लेप होता है, और फास्फोरस का लेप होने के कारण वह अंदर से सफेद दिखाई देती है, और फास्फोरस का लेप होने के कारण ही वह बल्ब से अधिक प्रकाश देती है। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं आगे। अपना अगला टॉपिक है फ्यूज तार। यानी कि दोस्तों अपन ने ट्यूबलाइट देखा, ट्यूबलाइट वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ट्यूबलाइट में आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ट्यूबलाइट में फास्फोरस का लेप होता है, जिसके कारण अंदर से सफेद दिखाई देती है।
ट्यूबलाइट बल्ब से अधिक प्रकाश देती है। तो दोस्तों यह हुआ अपना ट्यूबलाइट। अगला टॉपिक देखेंगे अपन फ्यूज तार। ये तो ये अपने विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण के अपने सब टॉपिक देखे। तो अगला है अपना फ्यूज तार। तो दोस्तों फ्यूज तार आपको पता होगा सीसा और टिन का बना होता है। फ्यूज तार सीसा और टिन का बना होता है। सीसा को पीबी से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि टिन को एसएन से प्रदर्शित किया जाता है। फ्यूज तार देखा अपन ने, फ्यूज तार सीसा और टिन का बना होता है। सीसा को पीबी और टिन को एसएन। सीसा 37% होता है, जबकि जिंक 63% होता है। अपन ने देखा फ्यूज तार सीसा और टिन का बना होता है, यानी कि कहने का मतलब फ्यूज तार एक मिश्र धातु है जो पीबी और एसएन का बना होता है। पीबी 37% होता है और टिन 63% होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए, वह प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध उच्च होगा तो दोस्तों वह धारा के प्रभाव को कम करेगा, और धारा के प्रभाव को करेगा तो परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने में मदद करेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं होने। यानी कि फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न होना चाहिए तथा प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अपन ने देखा दोस्तों फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए तथा प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध की अपन परिभाषा देख चुके हैं। कहने का मतलब अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा उसमें कम बहेगी। अपन ने प्रतिरोध की डेफिनेशन देखी थी कि आवेश के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो धारा का मान निम्न होगा, क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध व्युत्क्रमणानुपाती करंट, यानी कि अगर प्रतिरोध अधिक होगा, यानी कि दोस्तों इधर समझिए, प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने प्रतिरोध का मान उच्च लिया तो यहाँ पर धारा का मान कम होगा। तो धारा का मान कम होने से शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा करेगा, इसलिए प्रतिरोध का मान उच्च होना चाहिए। फ्यूज तार परिपथ में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। परिपथ में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। परिपथ में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार पतला व छोटा होना चाहिए। फ्यूज तार पतला व छोटा होना चाहिए, यानी कि दोस्तों अपन ने देखा फ्यूज तार सीसा और टिन का मिश्रण होता है, यानी कि फ्यूज तार को अपन कह सकते हैं एक प्रकार की मिश्र धातु में भी आगी। जब अपन धातुएं पढ़ेंगे मिश्र धातुएं पढ़ेंगे तो उस टाइम और इसको डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही है कि सीसा और टिन का बना होता है। सीसा 37% और 63% होता है। गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। और अपन ने यह भी देखा कि प्रतिरोध उच्च होने से अपन को क्या फायदा है, यानी कि प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा निम्न होगी, परिपथ में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करेगा। फ्यूज तार पतला व छोटा होना चाहिए। अपना अगला टॉपिक डालिए दोस्तों ट्रांसफार्मर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं परिणामित्र। अपना अगला टॉपिक डालिए ट्रांसफार्मर। यानी कि अपन इसको कह सकते हैं परिणामित्र। यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण यानी कि अन्योन प्रेरण या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर।
अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि दोस्तों आपने देखा ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ दोस्त समझते हैं कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर ओनली वन वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। यानी कि अपन ने देखा ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण यानी कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने और कम करने का कार्य करता है, यानी कि वोल्टेज को कम या अधिक करने का काम करता है। यानी कि वोल्टेज को कम या अधिक करने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, यानी कि अपन सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट रोटेशन कर रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो रोटेशन करता है, यानी कि घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता। यानी कि दोस्तों यह देखे अपन ने ट्रांसफार्मर की बेसिक चीजें, यानी कि ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यानी कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम और अधिक यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का कार्य करता है, नहीं कि कोई की एसी को डीसी में, ना कि कोई डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। याद रखना वोल्टेज को कम और अधिक यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेशन पार्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का वो करता है। तो अगर अपन देखेंगे आगे कि वोल्टेज को कम और अधिक कैसे करता है, तो अपन देखेंगे डायग्राम के द्वारा समझेंगे इसको, क्योंकि दोस्तों अपना उद्देश्य है कोई भी क्वेश्चन गलत और कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये हुआ अपना ट्रांसफार्मर, ये अपना ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी कि दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग ये हुई, और ये अपनी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसको अपन कह सकते हैं, यहां से अपन इनपुट देंगे तो यहां पर अपन को आउटपुट मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये अपना ट्रांसफार्मर, या ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको अपन प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और इसको सेकेंडरी। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अपनी प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या यानी कि लपेट की संख्या कम है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में अपनी लपेट की संख्या अधिक है, तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, यानी कि यहां पर वोल्टेज अधिक होगा। यानी कि वोल्टेज अधिक होगा तो अपन कह सकते हैं यहां पर स्टेप अप, यानी कि इस कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर होगा तो स्टेप अप कंडीशन में होगा। यानी कि दोस्तों प्राइमरी में घेरों की संख्या कम है जबकि सेकेंडरी में घेरों की संख्या अधिक है, यानी कि अपन इनपुट कम दे रहे हैं और आउटपुट ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। अपन अगला देखते हैं इसी का दूसरा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब होगा। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, यानी कि इधर तो इनपुट दे रहे हैं अपन और इधर अपन को आउटपुट मिल रहा है, यानी कि इनपुट में आपकी बार घेरों की संख्या ज्यादा है, यानी कि लपेट की संख्या ज्यादा है, और आउटपुट में घेरों की संख्या कम है। तो दोस्तों ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग और ये अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों इस कंडीशन में अपना ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपन ने देखा फैराडे ने दोस्तों दो नियम दिए थे, उसके फैराडे के दो नियम दिए थे। फैराडे ने उसके चुंबकीय प्रेरण के
के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपन ने देखा ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। अपन ने देखा ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि वोल्टेज को अधिक और कम करता है। उसके बाद अपन ने देखा कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर अपन ने कहा था ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज को कम और अधिक करने का कार्य करता है। तो अपन ने आगे देखा कि ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया। उसके बाद अपन ने प्राइमरी वाइंडिंग देखी, सेकेंडरी वाइंडिंग देखी। अपन ने देखा कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या कम थी, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या ज्यादा थी। यानी कि अपन इनपुट दे रहे कम और आउटपुट अपना ज्यादा आ रहा है, यानी कि घेरों की संख्या उधर कम है तो उधर वोल्टेज बढ़ेगा। यानी कि ट्रांसफार्मर इस कंडीशन में पूछ लिया जाए कि प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या कम तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या अधिक होगी, तो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में आते हैं स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस कंडीशन में दोस्तों अपन को ऑप्शन में लगाना होगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। अगला अपन ने देखा दूसरा डायग्राम, यानी कि इनपुट अपन ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट कम निकल रहा है, तो उस कंडीशन में यानी कि प्राइमरी में घेरों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी में घेरों की संख्या कम है, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। दोस्तों आप इसको मोस्टली तरीके से पढ़िए, अपनी डायग्राम बना के समझा, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। और दोस्तों आपका अपना इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 था। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो और वीडियो को लाइक किया करो। जय हिंद दोस्तों।